हेलो दोस्तों, ये कहानी एक फैमिली की है जो गर्मियों की छुट्टी बनाने के लिए एक हवेली में जाते हैं जहां उनके साथ बहुत ही खौफनाक घटना हो जाती है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। तो ये कहानी उसी फैमिली के बारे में है जो काफ़ी खौफनाक और डरावनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डर भोला डर। हिमाचल का एक पहाड़ी गांव चंद्रपुर मुंबई की भाग-दौड़ जिंदगी से तंग आकर विशाल कुमार ने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ किसी शांति पूर्वक जगह या स्थान पे जाएंगे। उसे एक वेबसाइट पे एक पुरानी हवेली की जानकारी मिलती है जो अब सिर्फ पर्यटकों के लिए खुली हुई थी और उस हवेली का नाम था शर्मा हाउस। विशाल और उसकी पत्नी सुमन, 12 साल का बेटा आरव और 9 साल की बेटी मुन्नी, चारों परिवार एक सफेद कलर की कार में बैठ के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें टोकते रहे, साहब वे हवेली ठीक नहीं है, वे जगह अब भी वैसी ही है जैसे 25 साल पहले थी। रात को अगर कुछ भी अजीब दिखे तो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। लेकिन विशाल मुस्कुराकर हर चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था। शाम के लगभग 6 बज चुके थे और ये लोग हवेली पहुंच चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, सूखी बैलों और जानवरों से घिरी दीवारें और एक टूटी फूटी नंबर प्लेट शर्मा हाउस लिखा था। यह हवेली काफी पुराना था। अंदर घुसते ही एक भारीपन सा महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा हो। दरवाजों पर जले के निशान और फर्श पर धूल, लेकिन सब कुछ अजीब सा था। सुमन ने कहा, इतनी बड़ी हवेली है पर दिल में एक अजीब सा डर क्यों लग रहा है। मुन्नी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वह पहली बार बहुत शांत थी, नहीं तो वह हमेशा शरारतें करती रहती थी। रात को सबने एक साथ खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। करीब 2 बजे मुन्नी की जोर से चीख सुनाई दी, मम्मी कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। सभी भागते हुए उसके कमरे में आए। सुमन ने उसे गोद में लेकर शांत किया। विशाल ने रूम की तलाशी ली पर कुछ भी वहां नहीं था। तभी मुन्नी दीवार की ओर इशारा करके बोली, वे वो औरत यही है। वे कह रही थी, अब तुम मेरी हो। सभी ने दीवार की ओर देखा। वहां दीवार पर 4 उंगलियों के निशान बने थे जो काफी डरावने थे। अगली सुबह हवेली में सब चुपचाप थे। मुन्नी अब भी डरी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे बंधे हुए थे और वे बार बार दीवार की ओर देखती रहती थी। सुमन ने पूजा की थाली सजाई और दीप जलाया पर दीपक बार बार बुझ जा रही थी। विशाल ने सबको संभालते हुए दिलासा दिया, कोई नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है, सब ठीक है। दोपहर को आरब हवेली के पीछे वाले हिस्से में खेलने गया। वहां उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखा जो जंग लगा हुआ था, आधा धूल से ढका हुआ। आरब ने टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। यह हवेली का बेसमेंट था। अंधेरा सहनशील से भरा हुआ था और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से सटा हुआ था। अलमारी में एक पुराना डायरी था। उस पर लिखा था, शर्मा हाउस की आत्माओं से सावधान रहो। हमारा परिवार मरकर भी यही है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौट पाता। आरब ने भागते हुए डायरी सबको दिखाया। सुमन ने जैसे ही डायरी को खोला तो उसमें से एक तस्वीर गिरी। एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उसी हवेली के हॉल में उसी जगह पर खड़े हुए लोग की तस्वीरें थी। 1999 में हम यहाँ आए थे। हमें लगा हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, पर यह हवेली हमें निगल गई। सुमन घबरा गई। वे अब इस हवेली से बाहर निकलना चाहती थी, पर तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। हवा चली और बिजली गुल हो गई। शाम होते होते सुमन ने डाइनिंग रूम में एक बड़ा सा
पुराना दर्पण देखा। वे जैसे ही उसके पास गई, उसने खुद का अक्स सामने देखा, पर पीछे कोई परछाई खड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर शीशे से एक परछाई उभरी। तुम अब हमारी हो सुमन, सिर्फ और सिर्फ हमारी। उस रात हवेली में अजीब सी खामोशी थी। न बिजली थी, न जनरेटर चल रहा था। हर कोना जैसे किसी अदृश्य शक्ति से कांप रहा हो। मुन्नी सोते सोते अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें खुली थी, पर आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ पलटी हुई थी। उसने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू किया, हम सब यहीं मरे थे, अब तुम भी यहीं मरोगे। सुमन ने जैसे ही मुन्नी को छूने की कोशिश की, उसने झटका दिया और दीवार पर जाके लगी। विशाल चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है हमारी बेटी को। सुमन ने आरव को लेकर एक पुरानी किताब की तलाश की, जो डायरी में बताई गई थी, रक्षा मंत्र विद्या। वे किताब हवेली की लाइब्रेरी में मिली, मगर जैसे ही उसे छुआ, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और दीवारों पर खून से लिखा दिखा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त विशाल को किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। वे गिर पड़ा और सामने मुन्नी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज काफी भारी थी। मैं मुन्नी नहीं, मैं रीतू हूँ, 1999 में आई हुई लड़की। अब ये मेरा घर है। आरब अब हर कोने में परछाई देखने लगा था, किसी का नाम पुकारने लगा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आने लगा, छत पे पैरों से चलने की आवाज, ये सब अब आम बात हो गई थी। एक रात वे बाथरूम में गया था, आईने में देखा, पीछे कोई खड़ा था, वही पुराना परिवार। सभी के चेहरे सड़े गले और आंखों से खून बह रहे थे। आरब चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सुमन ने किताब में पढ़ा था कि आत्मा से पहली लड़ाई में नीम का धुआं और चांदी की अंगूठी बचा सकती है। उन्होंने जल्दीबाजी में वही किया, और जैसे ही धुआं हवेली में फैला, मुन्नी जोर से चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। अभी के लिए आत्मा हट चुकी थी, लेकिन हवेली की दीवारें थरथरा रही थी। विशाल का चेहरा बदलने लगा था। वे देर रात एक कमरे में बैठा रहता और कुछ बड़बड़ाता रहता, और उसके चारों तरफ एक लाल गोला बना दिया गया था। सुबह मुन्नी अब भी बेहोश थी। सुमन उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर बर्फ सा ठंडा था। आरब ने देखा कि विशाल अब अकेले देर रातों तक किसी से बात करता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता है। विशाल के शरीर पर अजीब अजीब निशान दिखने लगे थे। सुमन ने गांव जाकर मदद मांगी। गांव के लोग डर गए, लेकिन एक बुजुर्ग पुजारी गुरुदत्त मदद के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उसने कहा, यह जगह शुद्ध नहीं है, यहाँ कोई आत्मा नहीं, पूरे परिवार की आत्मा है, जो एक काले जादू के कारण यहाँ फंसी हुई है। गुरुदत्त ने बताया, साल 1999 में एक वैज्ञानिक और उसका पूरा परिवार इस हवेली में आया था। वह इंसान अमरता की खोज कर रहा था। उसने काले जादू और वैज्ञानिक को मिलाकर एक रक्त ज्ञान किया, लेकिन ज्ञान में कुछ गड़बड़ हो गई और पूरा परिवार मर गया। परंतु वे मर कर गए नहीं, उसकी आत्माएं अब दूसरे परिवार को फंसाकर खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही है। वह इसी हवेली में कैद हो गए हैं। गुरुदत्त ने बताया कि विशाल पर अब आत्मा का कब्जा हो चुका है। मुन्नी रीतू की आत्मा से धीरे धीरे बदल रही है, और अगर अगली अमावस्या की रात तक ये सब नहीं रोका गया, तो पूरा विशाल का परिवार इस हवेली का नया खौफनाक परिवार बन जाएगा। सुमन डर गई।
अब उसने तय किया कि वे कुछ भी करके इस हवेली से अपने बच्चों को बचाएगी। पर तभी आरब ने पुजारी को बताया, पापा अब रात को कमरे में एक रक्त से भरा कटोरा लेकर मंत्र पढ़ते हैं, और उस कमरे की दीवार पर उन्होंने खुद का नाम मिटा दिया है और खुद की तस्वीरें भी हटा दी। गुरुदत्त ने उसी रात हवन करना शुरू किया, नीम की लकड़ियों से मंत्रों के साथ। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली कांपने लगी, लाइटें बंद चालू होने लगी और हवाओं में अजीब सी सुगंध फैल गई। बच्चों की चीखें निकलने लगी, दीवारों से खून बहने लगे, दीवारें चीखने लगी। विशाल जोर से चीखा, रुको, ये मेरी हवेली है, ये मेरा परिवार है, तुम सब अब यहीं के हो। उस रात का अंधेरा कुछ अलग था। हवेली के चारों ओर घना कुहासा फैल चुका था। पुजारी गुरुदत्त को चेताया, ये रात निर्णायक है, अगर आज आत्माओं को बांधा नहीं गया तो तुम सब उनकी जगह लोगे और वे आजाद हो जाएगी। हवेली की घड़ी रात के 12 बज चुके थे। अब विशाल पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में आग थी, शरीर पर काले दागों से बनी प्रतीक उभर आई थी। उसके हाथ में एक पुराना खंजर था और वे मुन्नी की ओर बढ़ रहा था। यह आखिरी रक्त चाहिए, फिर हम मुक्त होंगे। सुमन चीख पड़ी, रुको, ये हमारी बेटी है। पर विशाल अब उस लड़की का पिता नहीं रहा। उसके शरीर पर उसका कंट्रोल नहीं था। वह एक आत्मा था। गुरुदत्त ने हवन किया। मंत्रों की गूंज हवेली को हिला रही थी। सामने विशाल और उसके पीछे वे सब आत्माएं जिनका जिगर डायरी में था। रीतू, डॉक्टर गोविंद, काले जादू का जनक और बाकी सभी सड़े गले चेहरे बिना पलक झपकाए घूरते रहे। सभी आत्माएं तड़प रही थी। आरब ने साहस दिखाया, उसने उस डायरी को हवन में डाल दिया और सभी आत्माएं तड़पने लगी। गुरुदत्त ने चेताया, इन आत्माओं को रोकने के लिए एक जीवित आत्मा को अपनी इच्छा से जान देनी होगी। सुमन ने निर्णय लिया। वे हवन के बीच गई और कहा, अगर मेरे बलिदान से मेरा पूरा परिवार बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने हवन कुंड में हाथ रखी, एक तेज प्रकाश फैली, हवेली की दीवारें कांपी और सभी आत्माएं जलने लगी। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे बेहोश हो गया। मुन्नी और आरव ने माँ को पुकारा, पर सुमन अब सिर्फ राख बन चुकी थी। उसकी माँ अब नहीं रही। सुबह सूरज की रोशनी पहली बार हवेली के हर कोने में पड़ी। गुरुदत्त ने कहा, अब ये हवेली शुद्ध हो चुकी है, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन कहानी खत्म नहीं। विशाल का परिवार, वे भयानक रात अब बीत चुकी है। विशाल अब मानसिक रूप से टूट चुका था। आरब और मुन्नी एक अनाथ आश्रम में थे। सुमन की यादें अब भी उनकी आंखों में जिंदा थी। गांव वाले अब भी हवेली के आसपास नहीं जाते हैं, पर कहा जाता है रात के 3 बजे अब भी हवेली के हॉल में किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। आरब अब 13 साल का हो चुका है। उसकी माँ के बलिदान की याद में एक डायरी लिखना शुरू किया है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।